फिर हम ईओ की ये सेकंड पार्ट अपना 26 नंबर क्वेश्चन से, जहाँ पे एकदम जल्दी से हम आंसर की देख रहे हैं ना, टाइम नहीं लगाना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है हम चेक कर लेते हैं कि अभी अपने को देखने को क्या मिलता है इसके अंदर, कि एक नाम है जो सारे आंसर को निकाल के ले आता है कि शेरगढ़, आपने सुना है 12 के अंदर है शेरगढ़। तो शेरगढ़ 12 में तो सी का क्या होगा, 3 होगा, तो सी का 3 इसी में है। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर हो जाता है। देखा आपने, ऐसे करके कई बार क्या रहता है, हम ऊपर अटके रह जाते हैं, नीचे के ऑप्शन में भी चेक करने चाहिए मिला करके। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि 27 में क्या आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर के प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र वाला क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा ऐसा है तो जैसलमेर का नहीं है, ये अपने से क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें मनिहारी टिब्बा है, घोटारू है और इसके अलावा चिन्ने वाला है। तो इसमें देखते हैं हम कि मनिहारी है, घोटारू है, चिन्ने वाला, तो इसमें जोगसरिया नाम से जो है वो जैसलमेर में नहीं है। तो हम देखते हैं हम अपना 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 28 नंबर में क्या दे रखा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कालीसोत, बारह भीमताल, आनंद सागर बांसवाड़ा, छापर वाड़ा टोंक, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका हम देख लेते हैं कि जो ए और सी है, जैसे कालीसोत 12 में और आनंद सागर जो बांसवाड़ा में, ये वाला ठीक बैठता है। तो ए और सी 1 नंबर के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 29। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डामोर जनजाति के बारे में है कि डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। डामोर का हम निवास देखते हैं तो डामोर जब राजस्थान के अंदर देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र यहाँ डूंगरपुर और कल नीचे का क्षेत्र यहाँ का है। तो ये इसमें देखते हैं सिम्बलवाड़ा जो पंचायत है उस क्षेत्र की है। तो ऐसे करके ये वाला इसका आंसर है। अब देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन कि 30 नंबर जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें देखते हैं सही उत्तर का हमें चयन करना है। कि लोहा खनिज के बारे में क्वेश्चन है कि लोहे का जो है वो ऐसक वो रेवत की पहाड़ियों में है, मैग्नीज काली पहाड़ी पे है, टंगस्टन जो है वो अपने सागवाड़ा में है और बेरिलियम काला खूंटा में, इसके बारे में है। तो इसका जो है ए जो लोहा है वो हमें देखने को मिलता है काली पहाड़ी पे, और इसके अलावा बी जो मैग्नीज है वो हमें देखने को मिलता है काला खूंटा में। तो ये एक याद रहने वाली चीज है, मैग्नीज काला खूंटा में। तो बी का 4 है, तो बी का 4 सिर्फ एक में ये देखिए, तो इसका आंसर ये निकल आएगा ऐसे करके। तो कौन सा होगा, 30 का 3 नंबर। अब देखते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर में दिया कि राजस्थान की एक नदी के बारे में तथ्य है कुछ। यह ऋषिदेव के निकट बिछामेड़ा से निकलती है, गोमती व सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसके बारे में पूछा है कि ये कौन सी नदी हो सकती है जो ऋषिदेव के निकट निकल रही है और बिछामेड़ा ऐसे वो मतलब उद्गम हो रहा है इसका। दूसरा, गोमती व सारनी इसकी सहायक नदी है, तो वो सोम नदी ऐसी है जो इसके बारे में इन्होंने कथन लिखा है। फिर हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है। तो हमें देखने को मिल रहा है पेंडा नहीं है, टोबा नहीं है, नाडी नहीं है या फिर झादरा नहीं है। तो ये पेंडा नाम से जो है वो, पेंडा तो आपने देखा होगा घर के अंदर पेंडा होता है जहाँ पे घड़े रखे होते हैं। तो टोबा, झादरा, नाडी ये तो होती है, परंतु पेंडा इसका ये तकनीक नहीं है। इसके बाद बीरनार व बर लक्ष्मी जो उन्नत किस्में किसकी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में देखा जा रहा है। ये कपास की फसल है या नरमा भी बोलते हैं इसे, नरमा, इसके बारे में था। अब देखते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय पुरुष साक्षरता के बारे में पूछा है, ग्रामीण नगरीय के बारे में कि कौन सा इसमें ठीक है नंबर वाइज। तो हम देखते हैं 76.2 ग्रामीण और 87.9 जो है वो नगरीय पुरुष साक्षरता है। 35 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो भी 2021 की है, जो 19 से लेकर के 21 तक आकलन लेके आती है। और निम्नलिखित में से किस जिले समूह में वन आवरण में ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा जालोर और नागौर, ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव जा रहा है। फिर देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन कि 36 नंबर में निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है, ये पूछा है। तो हम देखते हैं इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, ऐसे दक्षिण पूर्वी पठार की तरफ अर्धचंद्रा पहाड़ियां हैं। शाहबाद का उच्च तल भी है, डग गंगाधर का जो उच्च क्षेत्र है वो भी है, लेकिन देवगढ़ का पीठ बाट जो मैदान है वो वाला क्षेत्र यहाँ पे नहीं, आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को, जिसके अंदर क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का इसमें चयन करके हमें बताना है कि कौन सा इसमें ओके आंसर आएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे हम कि हम देखते हैं कि जो ए है बाला किला, वो कहाँ पड़ता है, बाला किला अलवर में है। तब चेक करते हैं कि ये 1 से सेट बैठ जाता है क्या, नहीं। 2, 3 और 4 नंबर में बाला किला के बारे में नाम दिया हुआ है,
इसके बारे में और ऑप्शन देखना होगा हमें। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है वो देलवाड़ा मंदिर, ये वाला ऑप्शन हमें ठीक लगता है कि ये हो सकता है देखा हुआ माउंट आबू का है, तो बी का 1, तो वी का 1 किया, तो ऐसे करके हमारा आंसर इसका 3 नंबर निकल आता है। फिर हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना के हैं। तो सिद्धमुख परियोजना चूरू जिले में राजगढ़ तहसील और तारानगर, आपने नाम सुना होगा राजगढ़ और तारानगर। देखिए मैं मेरे जो अपना अजय ट्रिक वाला चैनल है, इसके अंदर जो पोस्ट होती है ना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ डेली, और उसमें मैंने सुजानगढ़ पूछा है, सुजानगढ़ कहाँ पे है। तो याद रखने की बात है, सुजानगढ़ कहाँ पे, आप बताओगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है फिलहाल। इसके अलावा हम बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें क्या है जयपुर और दौसा तथा टोंक किस पर्यटक पथ में शामिल है, ऐसे करके क्वेश्चन आया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब नाम जयपुर ही आ गया है तो ये ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ दे रखा है जिसे ढूंढाड़, ये ढूंढाड़ है, ठीक है। तो ये वाला है मेरवाड़ा, गोडवाड़ा, ये बागड़, ये वाला क्षेत्र था ही नहीं। बागड़ आपको पता है कहाँ पे, ऐसे करके हम तो राजस्थान को देखते हैं, तो ये बागड़ वाला स्थल है, मेरवाड़ा है ना, गोडवाड़, ऐसे लोनी वाला क्षेत्र। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में जो प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से अवरोही क्रम में जिले लगे हुए हैं, इनके बारे में है। जैसे कि राजस्थान का ये मैप लेते हैं और इसमें दक्षिण पश्चिम से पूछ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम क्या है, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम नहीं, भारत का दक्षिण पश्चिम ऐसे देखते हैं, भारत के दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है ये वाला। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि जो औसत वर्षा के अनुसार से राजस्थान के कौन से ऐसे जिले जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, ज्यादा जल से कम जल की तरफ। तो इसका जो हमें आंसर देखना है, तो ये देखना है कि राजस्थान के पूर्वी भाग से, तो पूर्वी भाग से कोटा, झालावाड़, उदयपुर, ये वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा जल प्राप्त करता है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसका है कि लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किन के विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकता। तो राजस्थान का जो लोकायुक्त है वो किसके विरुद्ध शिकायत नहीं सुन पाता, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये जिला कलेक्टर के खिलाफ नहीं सुनता क्या, और राजस्थान विधानसभा के खिलाफ नहीं सुनता क्या, जो सचिवालय के होते अधिकारी उनके खिलाफ, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नहीं सुनता क्या, जिला प्रमुख के खिलाफ नहीं सुनता क्या, ऐसे करके हमें क्वेश्चन दिया गया लोकायुक्त का। तो देखते हैं हम कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर हम करेंगे अपने लोकायुक्त वाले का बी, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ ये शिकायत नहीं सुन सकता विधानसभा वाले में। दूसरा इस वाले में क्या सोच सकते हैं हम, दूसरा और कोटा, झालावाड़, उदयपुर, ये वाला भी क्षेत्र इसमें सेट बैठ सकता है वैसे, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन फिर भी हम इसको आंसर लेके चल रहे हैं। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे, कि 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर जो पीठ है उसको भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति थी, उस पे समाप्त कर दिया गया था जयपुर वाली पीठ को। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और एकदम फैक्चुअल आ गया है। तो वैसे पी सत्यनारायण राव जो है इस समिति से संबंधित नहीं थे, क्योंकि सदस्य नहीं थे से पूछा है, तो आपको याद रखना है सदस्य नहीं, ये क्या थे आप बताओगे मेरे को। 43 नंबर, निम्नांकित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये देखो जो ईओआरओ का पेपर है, तो धारा वाला क्वेश्चन आया है कि 38 के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन एक लेवल का है, वैसे बच्चे जो ईओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, वो तो इसको करते ही है कि इस तरह हटाया गया अध्यक्ष जो है, इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा, ऐसे करके ये 3 नंबर इसका आंसर है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की, भजनलाल जी जो है मुख्यमंत्री शर्मा, उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उनकी विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी, ये वाला क्वेश्चन था कि कितनी हो जाएगी। तो क्या 350 हो जाएगी, 250 हो जाएगी, 550 हो जाएगी। तो ये वाला आंसर इसमें सेट बैठता हुआ मेरे को नजर आता है, क्योंकि ये अभी इकोनॉमिक सर्वे में भी चर्चा में था। तो अब कौन सा आंसर इसको आ सकता है कि वर्तमान में भी इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, तो उसमें इसका क्या टारगेट चेंज किया गया, ये वाला क्वेश्चन इसमें हमें थोड़ा सोचना चाहिए था कि हमें करते टाइम। फिर हम देखते हैं कि इसका जो है अभी एट टाइम इन्होंने कितना बढ़ाने की बात की, फिर हम इसको देख के चलते हैं। तो वर्तमान में भी 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ आगे बढ़े थे 44 नंबर में। 45 नंबर, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की बात करें, एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक सोसाइटी बनानी है उसके लिए हमें कम से कम जो है 15 सदस्य हमको चाहिए होते हैं, तभी एक सोसाइटी बनती है।
राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी के बारे में है, जो अपने मीडियम स्मॉल जो माइनर एकदम जो होते हैं ना एंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलते हैं, उस उसके 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है। तो ये पूछा गया इसकी मुख्य दृष्टि क्या है, ये क्या करना चाहती है। तो इसके बारे में देखें हम कि इसकी जो मुख्य दृष्टि है वो एमएसएमई सेक्टर के सरकारी बजट को बढ़ाना है, या फिर इसकी जो मुख्य दृष्टि है वो ये है कि ये एमएसएमई को जोड़कर बाजारी कड़ियों को मजबूत करेगी, या फिर यह वैश्विक प्रतियोगी और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई सेक्टर को सर्जित करेगी, या फिर यह विदेशी निवेश को मजबूत करेगी। तब देखिए एमएसएमई छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है, विदेशी निवेश को मजबूत करेगी, है ना, बाजार इकाइयों को मजबूत करेगी, सरकारी बजट को बढ़ा देगी, वैश्विक प्रतियोगिता और स्थानिक प्रासंगिक एमएसएमई को सर्जित करेगी। ये ठीक है, ये प्रतियोगी बनेगी, प्लस में ये अपने जो स्थानिक है उनको सर्जित करेगी, ये वाला काम ये करेगी। थोड़ा सा सोचने का विषय था। सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 में और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं करवा दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी ने कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई है, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। तो ये एक अलग फैक्ट था जो ज़्यादातर बच्चे नहीं देखते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि ऑप्शन ए, इसमें 158 है क्या, 154 है क्या, 145 है क्या, 150 है क्या। तो इसके बारे में कौन सा आंसर हो सकता है कि ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाई है, वो भी कितनी। तो इसका भी मेरे को आंसर नहीं मिला है। 48 नंबर देखते हैं, जिसके अंदर लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथन है। लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम होती है, उसके बारे में कि लोक सेवा जो प्रदान करनी होती है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसके जो ऑप्शन देखते हैं, ए अधिनियम 2011 का 50वां था। अधिनियम राज्यपाल की स्वीकृति से 30 सितंबर 2011 को प्राप्त हुआ था। इस अधिनियम को राजस्थान विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में इसको मतलब क्या है, पारित कर दिया गया था। तो ये अधिनियम के बारे में था। दूसरा सही उत्तर पूछा है, तो इसमें जो है 2011 का 50वां था, ये वाला ऑप्शन इसमें ओके नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर ए ओके नहीं है तो इसका आंसर क्या सेठ बैठ सकता है क्या। हम तो ए को काटा तो फिर भी और रह जाते हैं। तो बी देखते हैं, 30 सितंबर 2011 को राज्यपाल की स्वीकृति वाला है, और इसमें क्या है, ये वाला भी गलत है बी। तो बी को हम काटेंगे तो इसका जो आंसर है अपने आप ए निकल आएगा। तो ए का क्या है, सी। नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम है जिसका नाम है एनएसबीएस एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना है, को मिलाकर किस योजना को क्रियान्वित कर दिया है, नई योजना बन गई है जो एनएसबीएस और आरएसबीआई को मिलकर बनी है। तो इसका नाम है नेशनल यूथ कॉर्प्स, है ना, यूथ कॉर्प्स। फिर अब 50 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण करने की जो शक्ति होती है उसके संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। क्या है, गलत है। ऐसे अध्यादेश जो राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएंगे और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 माह की समाप्ति पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। कि अध्यादेश है जो विधानमंडल के समक्ष रखा पर पुनः बैठक होगी तो उसके 6 सप्ताह की जो है समाप्ति होने पर परिवर्तन नहीं रहेगा। तो ये आपने सुना भी होगा 6+6 वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 2021 से 23 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक ही उदाहरण देखने को मिलता है। कितना उदाहरण, एक ही। तो ये वाला अब यहाँ पे अपने को गलत कथन मिलता है कि कितने उदाहरण मिलते